नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत की खबर। हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका भी। अब ये तो देवेंद्र ने आपको कैंपेन में वोटिंग के दरमियान बताया ही था कि बीजेपी क्या सोच रही है, बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि वो जिस चुनाव को जीतेगी, वो बात सच साबित हुई। अब सवाल यह है अगला कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उस दिशा में क्या काम किया जा रहा है पार्टी के अंदर, और क्या ये नाम तय है, बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है, और क्या एक ही नाम है और किसी नाम पर विचार भी नहीं हो रहा? देवेंद्र से जानेंगे। जी देवेंद्र, बंगाल का मुख्यमंत्री कौन? शुभेंदु अधिकारी। कोई डाउट उसमें नहीं, पार्टी के किसी भी कॉरिडोर से जो भी आपको सेंस मिल रहा है उसमें कहीं से कोई डाउट ये नहीं हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर कोई भ्रम हो, कोई रिथिंक हो। हालांकि जब गृहमंत्री अमित शाह जी ने चुनाव के दरमियान ये कहा था कि बंगाल का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बंगाल में जन्मा, बंगाल में पढ़ा लिखा, बंगाली मीडियम का होगा, और उस क्राइटेरिया में कुल 6 लोग थे। 6 लोग थे, कुल 6 लोग थे, लेकिन वो नाम के हिसाब से तय है। एक बड़े सोर्स से हमने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन, तो उन्होंने इशारा करके कहा कि इतना समझिए कि बहुत दमदार मुख्यमंत्री होगा, और हमारा मुख्यमंत्री बंगाल का दमदार होगा। तो दमदार, ताकतवर की तरफ अगर इशारा हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर कोई और नाम नहीं हो सकता बीजेपी के लिहाज से। दूसरी चीज़ कि बीजेपी का टास्क अभी बंगाल में ख़त्म नहीं हुआ है। 2 टास्क है। पहली चीज़ ये कि आपको गवर्नेंस, जो वायदा आपने किया है वो देना है, क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी आपको जाना है और 42 सीटें हैं वहाँ पे। तो अगर गवर्नेंस और के पैमाने पे आप खरा नहीं उतरे तो जो वायदा आपने किया था अगर उसको डिलीवर नहीं किया तो फिर जनता रिवर्ट भी करेगी। तो वो एक ध्यान में रखना है। और गवर्नेंस जब आपको देना है तो बहुत ज़रूरी है कि मैंडेट जनता ने दे दिया, लेकिन क्या मशीनरी टीएमसी के प्रभाव से मुक्त हो गई है? नहीं। दूसरी चीज़ कि टीएमसी के पास अभी 80 विधायक हैं, सिस्टम उनका है, तो वो ऑब्स्टेकल डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक वैसा व्यक्ति चाहिए जो कि टीएमसी के पूरे ढांचे को समझता है। शुभेंदु अधिकारी 2019 तक टीएमसी में रहे और एकदम राइट हैंड थे क्योंकि ममता जी के, तो उस कंडीशन में सब कुछ वो जानते हैं कि ममता जी क्या क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, कौन सा उनका आदमी है, कौन सा उनका विरोधी है, इन सारी चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। और उसी की वजह से 2020 में बीजेपी ज्वाइन किए और 6 साल बाद उनकी ऐसी स्थिति है कि हाँ, बीजेपी से मुख्यमंत्री उनको बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जानना समझना वो चीज़ है। और दूसरा, गवर्नेंस के अलावा पॉलिटिकली भी टीएमसी को बीजेपी खत्म करे, निपटाए, न्यूट्रलाइज करे। खत्म करे इन द सेंस कि उनको एकदम से निष्प्रभावी कर दे, उसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी की ज़रूरत है। तो वो तभी संभव होगा कि शुभेंदु अधिकारी को एक पावरफुल पद देके और फिर उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ गवर्नेंस दिया जाए, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में टीएमसी के पूरे ढांचे को एकदम से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत बेहतर करे बंगाल में, फिर उसके बाद विधानसभा में करे। क्योंकि बीजेपी शासन में आती है, जैसे ही आती है तो उसके बाद उसकी कोशिश ये रहती है कि अब इसको लंबा लेकर चलाएं। और आमतौर पर बीजेपी के बारे में सौरभ कहा भी ये जाता है कि बीजेपी को अगर आपने सिर्फ पाँव रखने की जगह दी तो धीरे धीरे वो बैठने की जगह बनाएंगे, फिर सोने की जगह बनाएंगे, फिर लंबा सोने की जगह बनाएंगे। बंगाल वैसा ही होने जा रहा है बीजेपी के। पहले मतलब टीएमसी सरकार को हटाना पहला लक्ष्य था, अब टीएमसी पार्टी की जड़ें खत्म करना वो भी। बिल्कुल। और उसमें सबसे जरूरी यह है कि टीएमसी का जो ढांचा जिस तरीके का है, जैसे आज भी आपने देखा ना कि इस चुनाव में भी इतनी सारी फोर्सेस, इतना सब कुछ होने के बावजूद कई जगह वोटर आपको ये कह रहे थे ना, जैसे फाल्ता जैसे कंस्टिट्यूंसी में जो कि कोलकाता से कितना दूर है, वो डराया गया, धमकाया गया, वो आपको इलेक्शन कैंसिल करना पड़ा, और ऐसा बहुत सारी जगहों पे हो रहा। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना। दूसरा, जो वायलेंस कल्चर है टीएमसी का, ये मुझे बहुत, मतलब बीजेपी में मैं देख रहा हूँ कि मैंडेट के बाद से उन लोगों का ये भी कंसर्न है कि बीजेपी के बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर को बदलना भी बीजेपी की जिम्मेदारी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की सभी दलों से, तो उन सभी दलों को लेकर जब मैं बात कर रहा था तो वो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि नहीं, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए ये संदेश है कि वहाँ पर अब सिर्फ गवर्नेंस और सोनार बांग्ला की जो बात कही जाती है उसके हिसाब से बंगाल जाना चाहिए, वायलेंस के ये एक्चुअली इसको थोड़ा सा हमको भी ही, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल लोग अगर आप सोचिए तो ये बहुत ही रिलीफ देने वाली सोच जो बीजेपी ने इसमें दिखाई है। प्रधानमंत्री को ने ये कहा कि आइए अब बदले का नहीं, बदलाव का सोचिए। तो बदलाव किसके लिए? वो अपने लोगों के लिए कह रहे थे, अपने वर्कर के लिए, कि तुमने जो सहा है तुम उसका बदला लेने मत निकलना। ये बात बीजेपी में हर स्तर पर आपको सुनाई देगी। प्रधानमंत्री ने कहा, इनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शमिक भट्टाचार्य, उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैं कह रहा हूं बंगाल पुलिस को कोई भी आदमी अगर हिंसा करता है तो उसको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए भाई। जबकि ये था कि उन्हीं के लोग जो हैं वो गुस्सा निकाल सकते हैं टीएमसी के ऊपर। और तो छोड़िए, अर्जुन सिंह जो खुद की सभी छवि एक स्ट्रांग मैन की है,
बाहुबली सीधे शुद्ध रूप सीधे से, बीजेपी हाँ, के। बाहुबली ही हैं। और वो कल बयान दे रहे थे कि बीजेपी का कोई व्यक्ति जो है वो किसी टीएमसी वाले को हाथ ना लगाए। इसका मतलब ये मैसेज दिया गया है सबको। बिल्कुल, ये हृदय परिवर्तन उनका नहीं है, ये ऊपर का मैसेज है, वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल का ये मैसेज है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सोचिए, जीत के जश्न में अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं और इतना अंडरलाइन करके कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जब मेरी बातचीत हुई टॉप लेवल के बीजेपी के लोगों से, तो भी उस बात को कह रहे थे कि बिल्कुल ये तो एकदम से। बहुत सराहनीय बात है ये। और ये पॉलिटिकल कल्चर, जैसा आपने कहा कि अगर वाकई बीजेपी इस कल्चर को खत्म कर दे तो सबसे ज्यादा सुकून की सांस बंगाल के लोग लेंगे। आज ये हैं, कल को कोई होगा भाई, अभी कितने भी समय के लिए बिल्कुल कभी सर। परिवर्तन होगा, कोई और है, वो चीज ही खत्म होनी चाहिए। पॉलिटिकल वायलेंस बहुत शर्मनाक है जो बंगाल में अब इस चुनाव के लिए सौरभ, ये जैसे सराहनीय चीज़ है ना कि चुनाव की प्रक्रिया पे, इस चुनाव को लेकर चाहे आप जो सवाल खड़े करें, एक भी जान हिंसा नहीं तो नहीं जाना, है ना, हाँ, ये उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल 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 है। क्या एनीवे, दूसरा, अब ये तो हुई बंगाल की बात। ममता बनर्जी और टीएमसी की बात हम जरा कर लेते हैं। ममता बनर्जी डिनाइल में है, कम से कम दुनिया के सामने तो। अंदर से उनको वो मानती भी हूँ कि मैं क्यों हारी, उनको पता भी हो, तो कैमरे पे उन्होंने ये कहा कि चोरी करके मुझे हराया गया। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें सारी ऑपोजिशन की पार्टियां उनके साथ सुर में सुर मिला रही हैं। अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जो 4-5 दिन पहले तक कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट हैं, ये गुंडागर्दी करती हैं ये टीएमसी, वो उनको आज वो ममता बनर्जी के साथ फिर हो गए, फिर साथ में खड़े। उसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति सौरभ अपोजिशन की ये रहती है कि प्रधानमंत्री अजेय हैं, बीजेपी अजेय है, इस तरह की छवि बन ना पाए। इसलिए आप कभी भी देखें कि इस तरह के मौके पे वो कुछ ना कुछ बोल के उसमें रंग में भंग डालना या कुछ ऐसा करने की कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि कम से कम अपने लोगों में या उनके साइड्स की तरफ झुके हुए जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, उनके अंदर एक मैसेज ये ना दे दें कि पीएम तो अजय हैं, बीजेपी को तो रोका नहीं जा सकता, जिससे वो लोग भी उधर जाएं। तो उस रणनीति के तहत वो बोला जाता है। अन्यथा ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को इतने सालों से इतना क्लोजली गवर्न कर रही हैं, उनको इस रिजल्ट का नहीं पता होगा, ये संभव नहीं। दिल्ली से गए हुए हम लोग 3 दिन में जा रहे थे, हमें समझ में आ रहा था, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। टीएमसी के अधिकांश लोगों को समझ में आ रहा था, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये हो ही नहीं सकता। उनको सब कुछ वो समझ में आ रहा था, लेकिन अभी जो पोस्चरिंग है वो उसी मकसद से है। दूसरा, वो एक अपनी जिद्दी राजनीति करने के लिए जो जानी जाती है। मोइत्रा जैसी नेता ने, जो कि कौन सा दिन जाता है जब वो बीजेपी को गाली नहीं देती होंगी, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा है कि बंगाल के लोगों को बीजेपी चाहिए थी, बीजेपी मिल गई। बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश सांसदों को ये बात पता है और पहले से पता थी कि ये ऐसा होने जा रहा है। टीएमसी के लोगों से अगर बात कीजिए तो वो कहते थे कि नेक टू नेक फाइट होगा, तो सीधे समझ में आ रहा था कि आप एक एज्यूम कर लिए हो, और क्योंकि अब अब हार रहे हैं, सीधे ये तो कोई नहीं बोलता। हाँ, ये तो कोई बोलेगा नहीं, तो उस लिहाज से आप बोल रहे हो, तो उसमें कोई भ्रम नहीं था। और ममता बनर्जी का ये कहना है कि राजभवन नहीं जाऊंगी इस्तीफा देने ने, राजभवन नहीं जाओ, फैक्स कर दोगी आप, फैक्स भी नहीं करोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन सारी चीज़ों को कहना, ऐसा नहीं है कि उससे कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नहीं बनेंगे, ऐसा होगा नहीं। वो तुरंत से चुनाव हो चुका है, चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वो इन्वाइट होगा। असेंबली खत्म हो जाएगी, पुरानी असेंबली खत्म हो जाएगी। एक शुभेंदु अधिकारी जब की बात हो रही थी, एक चीज रह गई, 2 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो शुभेंदु क्योंकि सरकार में रहे हुए हैं, ममता बनर्जी की सरकार में भी वो पावरफुल मिनिस्टर थे, तो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर क्या छवि है एक ये, और क्या इनके पास रियल सेंस में अथॉरिटी होगी? जो लोग कहते हैं कि भाई, जो शायद कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री, लेकिन पावर उनके पास नहीं, वो दिल्ली चलाता है, वो पार्टी जो करती है वो सोचती है वैसे ऑपरेट करते हैं, क्या इनके पास अथॉरिटी भी होगी? पहली चीज़ सौरभ की, जैसे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो वो डिलीवर करने वाले जाने जाते रहे हैं, जब टीएमसी में थे तब भी और जब इधर आ गए तब भी, कि उनके पास उनके ऊपर कोई टास्क है तो उसको वो डिलीवर करते हैं। एक गंभीर राजनेता की जो छवि होती है, दमदार राजनेता की जो छवि होती है, वो रहती है। आपको ध्यान होगा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का जो प्रोटेस्ट था, उसमें ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाया, उसके पीछे शुभेंदु अधिकारी थे। उस पूरे प्लान को करना, उस सब कुछ, उन सारी चीज़ों को करना। फिर उसके बाद शुभेंदु ने सोची, अपनी ताकत किस रूप में दिखाई कि नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी को हरा रहे हैं, भवानीपुर उनके घर में आके भी हरा रहे हैं। तो वो इस तरह के व्यक्ति हैं जो एक सीरियस पॉलिटिशियन जैसे होते हैं, उस तरह वाले हैं। बोलेंगे भी तो बहुत नाप तौल के बोलते हैं और क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट उनको पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये चीज़ पसंद की जाती है ऊपर बीजेपी में। दूसरी चीज़ की, उनको अथॉरिटी इस लिहाज से दी जाएगी, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि अभी टास्क हाफ डन है। आगे एक तरफ तो आपको गवर्नेंस के पैमाने पे खरा उतरना होगा बीजेपी की सरकार को, दूसरी तरफ टीएमसी को पॉलिटिकली एकदम से न्यूट्रलाइज करना होगा। इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री के पास अथॉरिटी हो, पावर हो। और अभी जैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप देखें तो
चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने ये ज़रूर किया था कि अलग अलग पॉकेट के जो उनके नेता हैं उस पॉकेट में सबको महत्व देना, सामूहिक नेतृत्व की तरफ जाना, वो बीजेपी की मजबूरी भी है कि दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को इतनी तरजीह देने लगोगे तो फिर अपना क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी को इतना महत्व दिया जा रहा है तो राहुल सिन्हा जो कि पुराने बीजेपी के नेता हैं उनको राज्यसभा भी भेजा गया। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन उन सबके बीच भी सबसे ज़्यादा से शुभेंदु का ही रह रहा था अभी तक भी। किसी भी मामले में कोई भी चीज़ करनी हो तो शुभेंदु क्या सोच रहे हैं, शुभेंदु क्या चाहते हैं, शुभेंदु का लॉजिक क्या है, इन सारी चीज़ों को तरजीह ज़्यादा मिलती थी। उस तरह की अथॉरिटी अब और ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, अब व्हाट नेक्स्ट आगे, क्योंकि ये पार्टी तो वो है कि एक चुनाव का जो आखिरी दिन होता है उसी दिन से ये दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है। अभी भी लोग कहने लगे हैं कि भाई अब पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों में अब आप देखिए कि अमित शाह खुद जो है वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत ज़्यादा सौरभ, ऑलरेडी पंजाब को लेकर दिलचस्पी किस कदर है वो आप तो देख ही रहे हैं कि राज्यसभा के कितने सारे सांसद अगर एक बार में आ जा रहे हों इतने सारे, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की दिलचस्पी कितनी है। और उसके पीछे वजह यह है कि पंजाब सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेट के तौर पे नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी बीजेपी उसको बहुत अहम स्टेट मानती है। ड्रग्स का जैसे चोट है वहाँ पे, मतलब ड्रग्स का जैसे कारोबार है वहाँ पे, बहुत ज़रूरी है कि सख्ती से वहाँ पे निपटा जाए। आप देखें सौरभ, उदाहरण के तौर पे जैसे जम्मू कश्मीर में भी ड्रग्स को लेके आतंकवाद और ड्रग्स वहाँ सीधे जुड़ा हुआ है। आईएसआई सीधे ड्रग्स फैलाती है कश्मीर में और उसके सारे युवाओं को अपने झांसे में लेती है, फिर अपना काम कराती है और वहाँ की इकॉनमी को चोट पहुँचाती है। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को आप देख रहे होंगे लगातार आज भी वो बडगाम में पैदल यात्रा कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों में, जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में नशा के खिलाफ पद यात्रा चल रही है। पंजाब दूसरी तरफ उदाहरण उठा के देखें तो पंजाब जम्मू कश्मीर की तुलना में कई गुना ज़्यादा समस्याग्रस्त है, जो उड़ता पंजाब कहा भी जाता है। वहाँ पर सरकार उस रूप में सख्ती से उस काम को नहीं कर पाती, जिसके लिए न सिर्फ पंजाब के लिए ये नुकसानदायक है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी नुकसानदायक है। उसका कोई ना कोई रास्ता बीजेपी ढूंढना चाहती है। दूसरी चीज़ कि पंजाब में जैसे कन्वर्जन हो रहा है, गांव-गांव में आप वहाँ पे घूमेंगे तो आपको चर्चेज नज़र आएंगे, खासतौर पे वहाँ जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन किया जा रहा है कन्वर्जन का। तो ये सारी चिंताएं यहाँ पर टेबल पर हैं, कुछ ना कुछ हैपनिंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पंजाब का जो मूल सेंटिमेंट है उसको चोट पहुँचाए बिना ही बीजेपी कुछ भी करना चाहेगी या आगे कुछ भी करेगी। वो जो मूल भावना पंजाब का जो मूल सेंटिमेंट है ना, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। पंजाब में किसी फिर एक एलआई की तलाश में है भाजपा या अब अकेले ही चलना है? नहीं, अभी तो एकदम से अकेले वाला ही मूड है। और हालांकि अकाली दल मतलब ऐसे देखें तो एक नेचुरल पार्टनर के तौर पर है। हाँ, उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं। पिछली बार वजह कुछ और थी, लेकिन आगे जब ज़रूरत होगी तो होगा। फिलहाल बीजेपी अपने आप पे फोकस कर रही है, या फिर जो टर्नकोट मतलब दूसरे दल से जो लोग आए अगर मजबूत लोग हैं उनको साथ लेके आना, उसके तरह किस तरह का ढांचा खड़ा कर सकते हैं, क्या विकल्प दे सकते हैं। और बीजेपी का अपना ये मानना होता है कि अगर एक बार पावर हमारे पास आए तो कुछ दिनों में ही कुछ ऐसा कर देंगे जिसके सहारे हमको एक अच्छा सेंटिमेंट, पॉलिटिकल सेंटिमेंट मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शासन में आने के बहुत जल्द आप देखेंगे घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा ऐलान होने वाला है। तो इस काम को बीजेपी करती है, हर राज्य में करती है। दूसरा बड़ा जो फोकस रहेगा वो उत्तर प्रदेश को लेकर रहेगा। पंजाब में मतलब हमें कोई डेवलपमेंट देखने को जल्द मिलेगी ऑलरेडी। हाँ, पंजाब मतलब वो डेवलपमेंट नतीजे पे पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है वो तो अलग चीज़ होती है, बट हैपनिंग है। उस दिशा में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ फीलर्स बाहर से भी आते हैं, फिर बीजेपी उसको एक्सप्लोर करती है। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। यूपी में क्या हैपनिंग होगा? यूपी में हैपनिंग जैसे ये है कि आपको संगठन पे अब बहुत ज़्यादा जोर नज़र आएगा और एक तरह से अब दिल्ली बीजेपी यूपी के पूरे मामले को अपने कमांड में लेगी। अच्छा, बंगाल के बाद अब आप देखेंगे कि यूपी में एक एक चीज़, यूपी में सबसे बड़ा जो कंसर्न समझ में आता है बीजेपी को वो ये कि कास्ट ओरिएंटेड इलेक्शन ना हो। और कास्ट के मसले पे जब भी बीजेपी को कोई इलेक्शन सामना करना पड़ता है उसमें तकलीफ होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि इलेक्शन गया कास्ट पे कि संविधान बदल देंगे ये लोग, ये वो तमाम तरह के आरोप लगे, बीजेपी को नुकसान हो गया। विधानसभा चुनाव उस ट्रैक पर ना जाए उसको लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। बहुत जल्द वहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, संगठन की टीम बनेगी और उसके बाद आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बहुत ज़्यादा होगा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाना शुरू करेंगे। मतलब यूपी में तो कोई कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के टॉप प्रायोरिटी में है कि विधानसभा चुनाव में उसकी कोई भी छाया नहीं रहनी चाहिए। ये हालांकि अब ये चर्चाएं थम गई हैं, लेकिन ये एक वक्त काफ़ी होने लगी थी कि
कैसे कुछ यूपी मतलब जो योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में कुछ मुद्दों पर अनबन रहती है या एक पेज पर नहीं रहते हैं, अब वो सब बातें बिल्कुल उसमें ज़्यादातर सौरभ अगर आप देखें तो वो सोशल मीडिया या पॉलिटिकल कॉरिडोर की जो गॉसिप है ना, उसमें ये रहता है वो सारी चीज़ें। दिल्ली में जब इन दिनों तो वो भी बंद हो गया है। वो भी बंद हो गया, हाँ। तो पहले भी जब चलती थी तो ऐसा नहीं होता था कि उस तरह की कोई समस्या यहाँ बीजेपी कवर करने के दौरान हमें पता चले कि किसी मीटिंग में ऐसा हुआ हो कि पीएम से मिलने गए हों और पीएम ने कुछ कहा हो और वहाँ से कुछ और बात कही जा रही हो, या गृहमंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हों या तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलने जा रहे हो, तो उसमें कभी कुछ ऐसा नहीं पता चलता था। उल्टे ये पता चलता था कि कितने अनुशासित तरीके से बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे मिलते हैं वैसे ही ये भी यहाँ मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे पीएम मोदी और अमित शाह को के विरोधी जो हैं उनको टारगेट करने के लिए कोई ना कोई एक आर्टिफिशियल चीज़ भी वो क्रिएट कर लेना चाहते हैं कि किसी के सहारे, चलो हम लोग अगर अपोज नहीं कर सकते उनका, हम लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, तो पार्टी के भीतर ही कुछ फूट डाल के कुछ कराने की कोशिश करो। उसी रूप का मामला था। अदरवाइज एकदम सेम पेज ही नज़र आता है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट को लेकर कुछ महीनों पहले जब एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे होना था तो गृहमंत्री अमित शाह खुद वहाँ पे गए हुए थे। हाँ। और पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी को पूरी तरह से चलाते हैं, इसमें किसी भी राज्य में किसी भी नेता में रत्ती भर भी संदेह नहीं और रत्ती भर संदेह की गुंजाइश भी नहीं। और यूपी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के लिए मान लीजिए महत्वाकांक्षा का तो कोई दूर दूर तक नहीं उसमें। और वो तो एकदम से आप कह सकते हैं कि बाकी किसी और स्टेट में भी आमतौर पर वो लोग नहीं सोचते कि थोड़ी भी गलती हो, थोड़ा भी इधर उधर हो। यूपी में तो सोचा ही नहीं जा सकता। जो कंस्टिट्यूंसी, जो स्टेट पीएम के कंस्टिट्यूंसी दे रहा हो वहाँ पर रत्ती भर भी गुंजाइश। तो पंजाब का आपने बता दिया और बाइंडिंग नोट की भाई कुछ हैपनिंग, आपने कहा शब्द इस्तेमाल किया, कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं। और यूपी को भी अभी क्योंकि 10 एक महीने का समय रह गया है तो यूपी भी मतलब लग रहा है बीजेपी को कि हम अभी तक मैनेजेबल है। हाँ, नहीं उसमें कोई डाउट नहीं है। और यूपी में बहुत पूरी ताकत के साथ ये लोग जाएंगे। एक चैलेंज ये जरूर है कि कास्ट पे नहीं जाना चाहिए। कास्ट पे इलेक्शन ना जाए, वो अभी कंसर्न नज़र आता है पार्टी नेताओं से बात कीजिए तो, कि वो थोड़ा सा सोसाइटी में वो चला गया है मैसेज, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो पंजाब में क्या होने जा रहा है ये और इसके अलावा आने वाले दिनों में, अब क्योंकि हर किस्म की एक्टिविटी जो है वो अब उत्तर प्रदेश सेंट्रिक ज़्यादा शुरू होगी तो हम भी उसको ज़्यादा कवरेज देंगे, ज़्यादा समय देंगे, देवेंद्र से पूछते रहेंगे वक्त वक्त पे क्या चल रहा है, ऑपोजिशन स्पेस में क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। आज भारत की खबर में इतना ही। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।